नमस्ते। टेक्नोलॉजी की दुनिया तो भाई रोज बदल रही है इतनी तेजी से। हाँ, बिल्कुल। और आज हम कुछ ऐसे ही उभरती मतलब नई आने वाली तकनीकों पर बात करेंगे। सुना है ये हमारे जीने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदलने वाली हैं। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। हमारे पास ना कुछ नोट्स हैं, लगता है किसी एग्जाम की तैयारी के लिए बने होंगे। उनमें इन टेक्नोलॉजीज को काफी सरल भाषा में समझाया गया है। अच्छा। तो आज का अपना मिशन ये है कि इन मुश्किल सी लगने वाली चीजों को न सिर्फ समझे बल्कि ये भी जाने कि ये असल में करती क्या हैं और क्यों इतनी जरूरी हैं। कोशिश रहेगी कि बात एकदम आसान लगे पर जानकारी पूरी हो। ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि ये सिर्फ टेक वर्ड्स नहीं है। ये असल में वो चीजें हैं जिनसे हमारा आने वाला कल बन रहा है। सही बात है। तो इन्हें समझना मतलब आने वाले बदलावों के लिए तैयार रहना। आज हम बस इनकी बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये सब आपस में कैसे जुड़ी हैं। बढ़िया। तो कहाँ से शुरू करें? शायद सबसे ज्यादा सुने जाने वाले नाम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। हाँ, एआई सही रहेगा। आजकल हर जगह इसी की बात है। सुना तो बहुत है इसके बारे में, पर आसान शब्दों में क्या है ये? मतलब बस कंप्यूटर को थोड़ा स्मार्ट बना देना या कुछ और? हाँ, कह सकते हैं स्मार्ट बनाना, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। एआई का जो असली मकसद है ना, वो है मशीनों में इंसानों की तरह सोचने की, समझने की, एक सीखने की और हाँ, फैसले लेने की क्षमता पैदा करना। पर यहाँ एक बात है, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ इंसानों की नकल करना नहीं है, बल्कि वो काम करना है जो शायद इंसान कर ही ना सकें, खासकर जब काम बहुत बड़े स्केल पर हो या बहुत तेजी से करना हो। अच्छा, मतलब सिर्फ वो शतरंज खेलना या गाने की सिफारिश करना, वो सब नहीं? नहीं, वो तो बहुत छोटे उदाहरण हैं। सोचिए एआई मान लीजिए करोड़ों मेडिकल रिपोर्ट्स को पढ़कर बीमारियों के पैटर्न पहचान सकता है। अरे वाह! हाँ, अब ये काम कोई एक डॉक्टर तो नहीं कर सकता है ना। या फिर सोचिए शहरों का ट्रैफिक, उसे एआई ऐसे मैनेज कर सकता है कि जाम कम से कम लगे। तो ये उस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उस स्केल पर, उस स्पीड पर, जहां एआई की असली पावर दिखती है। वो एलेक्सा या सिरी, वो तो बस एक छोटी सी झलक है। समझ गई। तो एआई मतलब सोचने वाली मशीनें बनाने की एक कोशिश, ठीक है। लेकिन ये मशीनें सीखती कैसे हैं? यहीं पर शायद मशीन लर्निंग आता है। एकदम सही पकड़ा, बिल्कुल। मशीन लर्निंग यानी एमएल असल में एआई का ही कह सकते हैं एक हिस्सा है। अच्छा। या यूं कहें कि एआई को मुमकिन बनाने का एक तरीका। एआई अगर मंजिल है तो एमएल उस तक पहुंचने का एक बहुत जरूरी रास्ता है। ये मशीनों को डेटा से सीखने की कला सिखाता है। जैसे हम लोग सीखते हैं अपने अनुभव से, कुछ वैसा, काफी हद तक वैसा ही। हाँ, हम मशीन को बहुत सारा डेटा देते हैं, ठीक है, और एमएल के जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो उस डेटा में पैटर्न या नियम ढूंढ निकालते हैं। उन्हें हर चीज के लिए अलग से प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो डेटा देखकर खुद ही सीखते हैं और समय के साथ बेहतर होते जाते हैं। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण दे सकते हैं? जैसे वो यूट्यूब वाला शायद। हाँ, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स का उदाहरण एकदम सही बैठता है यहाँ। आप कोई वीडियो देखते हैं, सिस्टम उसे नोट करता है। फिर आप दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। धीरे धीरे वो आपकी पसंद का एक पैटर्न समझने लगता है और फिर आपको वैसी वीडियोस रिकमेंड करने लगता है। हाँ, होता है ऐसा। ये एमएल ही है। वो आपके बर्ताव से, आपके डेटा से सीख रहा है। अब सोचिए, यही फंडा जब मेडिकल डेटा पर या मौसम के पैटर्न पर या शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर लगाया जाए तो कितनी पावरफुल भविष्यवाणियां हो सकती हैं। वाह, कमाल है। मतलब मशीनें अपने अनुभव यानी डेटा से सीख रही हैं। अब ये जो इतना सारा डेटा है, ये आता कहाँ से है? क्या यहीं पर वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, उसकी भूमिका शुरू होती है? बिल्कुल, आप कड़ियों को बिल्कुल सही जोड़ रही हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी उन करोड़ों अरबों डिवाइसों का नेटवर्क है जो इंटरनेट से जुड़े हैं और लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। डिवाइस मतलब सिर्फ कंप्यूटर या फोन नहीं, बल्कि आपकी घड़ी, घर का बल्ब, फ्रिज, कार, फैक्ट्री की मशीनें, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब मेरा स्मार्ट स्पीकर या वो फिटनेस बैंड, वो भी आईओटी डिवाइस हुआ? हाँ, बिल्कुल, वो भी आईओटी डिवाइस हैं। ये डिवाइस क्या करते हैं, सेंसर के जरिए अपने आसपास की जानकारी, जैसे तापमान क्या है, लोकेशन क्या है, आपकी हार्ट रेट क्या है, ये सब इकट्ठा करते हैं और उसे इंटरनेट पर भेजते हैं। यही डेटा फिर एआई और एमएल सिस्टम के लिए कह लीजिए खाना बनता है, जिससे वो सीखते हैं, स्मार्ट बनते हैं। अच्छा। तो आईओटी असल में हमारे ये जो फिजिकल दुनिया है ना और जो डिजिटल दुनिया है, उसके बीच एक पुल जैसा है।
ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब घर बैठे फोन से एसी ऑन कर लो या देख लो फ्रिज में दूध खत्म तो नहीं हो गया, ये सब आईओटी से ही मुमकिन है। हाँ, लेकिन एक मिनट, जब इतना सारा डेटा इधर से उधर जा रहा है तो सेफ्टी का क्या, सुरक्षा, उसका सवाल तो उठता ही होगा। और शायद यहीं पर ब्लॉकचेन आता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। डेटा की सुरक्षा, उसकी पारदर्शिता, ये बहुत जरूरी है, खासकर जब पैसों के लेन देन या कोई जरूरी रिकॉर्ड की बात हो। ब्लॉकचेन इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन देता है। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे एक साझा डिजिटल बही खाता हो, एक लेजर। मैंने वो डिजिटल नोटबुक वाला उदाहरण सुना है कहीं, जिसका हर पन्ना लॉक होता है, बदल नहीं सकते। हाँ, वो समझाने का एक अच्छा तरीका है। ब्लॉकचेन में क्या होता है, जानकारी ब्लॉक्स में रिकॉर्ड होती है, ठीक है, और हर नया ब्लॉक पिछले ब्लॉक से क्रिप्टोग्राफी के जरिए, मतलब बहुत सुरक्षित तरीके से जुड़ा होता है। ओके। खास बात यह है कि ये जो बही खाता है, ये किसी एक कंप्यूटर पर नहीं होता, ये उस नेटवर्क में हजारों कंप्यूटरों पर फैला होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अच्छा, और इससे फायदा क्या होता है? मतलब क्यों फैलाना है इसे? इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, सिक्योरिटी, जबरदस्त सिक्योरिटी। किसी एक ब्लॉक की जानकारी अगर बदलनी है तो आपको नेटवर्क के आधे से ज्यादा कंप्यूटरों पर जाकर उसे बदलना होगा, और सिर्फ उसे ही नहीं, उसके बाद वाले सारे ब्लॉक्स को भी, जो कि प्रैक्टिकली नामुमकिन है। मुश्किल लगता है। हाँ, और दूसरा फायदा है ट्रांसपेरेंसी और भरोसा। क्योंकि ये खाता सबका साझा है, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे लेन देन देख सकते हैं। हाँ, पहचान छुपी रह सकती है, पर ट्रांजैक्शन दिखता है। अच्छा। तो इससे किसी बिचौलिए पर, जैसे बैंक या कोई और संस्था, उस पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो जाती है। बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, वो इसी टेक्नोलॉजी पर बनी हैं। हाँ, बिटकॉइन का तो सुना है। पर इसका इस्तेमाल सिर्फ वहीं तक नहीं है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, वोटिंग सिस्टम में, यहाँ तक कि जमीन के रिकॉर्ड रखने जैसे कामों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये बेसिकली भरोसे को टेक्नोलॉजी से पक्का करता है। समझ गई। मतलब ये लेन देन को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाने का तरीका है, बिना किसी थर्ड पार्टी के। ओके। अब जब इतना सारा डेटा आ रहा है आईओटी से, प्रोसेस हो रहा है एआईएमएल से, सिक्योर हो रहा है शायद ब्लॉकचेन से, तो ये सब रहता कहाँ है? मतलब स्टोर कहाँ होता है? यहीं पे क्लाउड कंप्यूटिंग आता है क्या? बेहतरीन कनेक्शन, बिल्कुल सही। क्लाउड कंप्यूटिंग इस पूरी पिक्चर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आसान शब्दों में कहें तो क्लाउड का मतलब है इंटरनेट के जरिए कंप्यूटिंग सर्विसेज लेना। सर्विसेज मतलब? सर्विसेज जैसे स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, ये सब। आपका डेटा, आपके ऐप्स, वो आपके लोकल कंप्यूटर पर नहीं होते, बल्कि किसी दूर बहुत बड़े डेटा सेंटर में सेफ रखे जाते हैं, और आप उन्हें कहीं से भी इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव या जीमेल, वो क्लाउड है? बिल्कुल, वो क्लाउड के सबसे कॉमन उदाहरण हैं। इन्हें कहते हैं सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब बना बनाया सॉफ्टवेयर यूज करना। लेकिन क्लाउड इससे कहीं ज्यादा है। कंपनियां चाहें तो पूरा का पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सर्वर, स्टोरेज वगैरह, उसे कहते हैं IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, वो भी क्लाउड से किराए पे ले सकती हैं। या फिर ऐप बनाने और चलाने के लिए रेडीमेड प्लेटफॉर्म, वो पास कहलाता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, वो भी रेंट कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने फोन या लैपटॉप पर बहुत ज्यादा स्टोरेज रखने की या बहुत पावरफुल प्रोसेसर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा भारी काम क्लाउड में हो रहा है। हाँ, काफी हद तक यही आइडिया है। क्लाउड हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से रिसोर्स इस्तेमाल करें और सिर्फ उसी का पैसा दें, पे एज यू गो मॉडल। अच्छा। इससे कंपनियों की लागत कम होती है, उन्हें जरूरत पड़ने पर स्केल अप या स्केल डाउन करने में आसानी होती है, और दुनिया में कहीं से भी डेटा और सर्विसेज को एक्सेस करना मुमकिन हो जाता है। वो जो AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए भारी भरकम कंप्यूटिंग पावर चाहिए, हाँ, या IoT डिवाइसेस से जो इतना सारा डेटा आ रहा है उसे स्टोर करने की जगह, ये सब क्लाउड आसानी से दे सकता है। आपने अभी कहा इतना सारा डेटा, क्या इसी को बिग डेटा कहते हैं, जो बहुत ज्यादा हो? हाँ, बिग डेटा शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब डेटा इतना ज्यादा हो, वॉल्यूम, इतनी तेजी से आ रहा हो, वेलोसिटी, और इतने अलग अलग तरह का हो, वैरायटी, कि जो हमारे पुराने ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स हैं वो उसे संभाल ही ना पाएं। अच्छा। सोचिए ना, सोशल मीडिया पर हर सेकंड में लाखों पोस्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का पूरा इतिहास, मौसम सेंसर से लगातार आता डेटा, फैक्ट्री की मशीनों से आने वाली लाइव फीड, ये सब बिग डेटा है। तो मतलब सिर्फ डेटा का साइज बड़ा होना ही बिग डेटा नहीं है? नहीं, सिर्फ साइज ही सब कुछ नहीं है। बिग डेटा की असली कीमत उसके एनालिसिस में है। जब हम खास टूल्स और टेक्निक्स, जिसमें AI और ML भी शामिल हैं, उनका इस्तेमाल करके इस विशाल उलझे हुए डेटा से
छुपे हुए पैटर्न, ट्रेंड्स और इनसाइट्स निकालते हैं। इनसाइट्स मतलब ऐसी जानकारी जो ऊपर ऊपर देखने से पता ना चले। कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं ग्राहक के व्यवहार को समझने के लिए, नई प्रोडक्ट बनाने के लिए, अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए, बड़े फैसले लेने के लिए। ये कुछ कच्चे तेल जैसा है। कच्चे तेल जैसा कैसे? जैसे कच्चा तेल अपने आप में उतना काम का नहीं, लेकिन जब उसे रिफाइन करते हैं तो पेट्रोल, डीजल बहुत कुछ निकलता है। वैसे ही बिग डेटा को एनालाइज करके काम की जानकारी निकाली जाती है। ये तो दिलचस्प है। मतलब डेटा का समंदर और उसमें से मोती निकालना। ठीक है, अब थोड़ा गियर बदलते हैं। वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR, इनके बारे में भी सुनते हैं। ये क्या है और क्या ये सिर्फ गेम्स के लिए है? अच्छा सवाल है। VR और AR दोनों ही हमारे अनुभव करने के तरीके को बदलते हैं, पर अलग अलग तरह से। देखिए, VR यानी वर्चुअल रियलिटी आपको पूरी तरह से एक डिजिटल दुनिया में ले जाता है, एक कंप्यूटर से बनी दुनिया में। आप एक हेडसेट पहनते हैं और आपकी जो असली दुनिया है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। आप उस वर्चुअल दुनिया में देख सकते हैं, सुन सकते हैं और यहाँ तक कि उसके साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे वो गेम्स होते हैं ना, जिनमें लगता है हम सच में उसी जगह पर हैं, वो वाला। हाँ, गेम्स उसका सबसे पॉपुलर उदाहरण है। लेकिन VR का इस्तेमाल अब ट्रेनिंग में भी हो रहा है, जैसे सर्जन की ट्रेनिंग या पायलट की ट्रेनिंग, वर्चुअल टूर कराने में, डिज़ाइन बनाने में, यहाँ तक कि कुछ तरह की थेरेपी में भी। ये आपको कहीं और होने का एहसास देता है। अच्छा, और ऑगमेंटेड रियलिटी AR, वो इससे कैसे अलग है? AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी आपको किसी दूसरी दुनिया में नहीं ले जाता, बल्कि आपकी जो असली दुनिया है उसी में डिजिटल जानकारी या ग्राफिक्स को जोड़ देता है, ओवरले कर देता है। कैसे? आप अपने फोन से या शायद किसी खास चश्मे से असली दुनिया को ही देखते हैं, लेकिन उस पर कंप्यूटर से बनी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे वो पोकेमॉन गो गेम था जिसमें सड़क पर चलते हुए पोकेमॉन दिखते थे। बिल्कुल सही, वो AR का बहुत अच्छा उदाहरण है। या फिर इंस्टाग्राम या स्नैपचैट के फिल्टर्स जो आपके चेहरे पर लग जाते हैं। हाँ, वो तो रोज इस्तेमाल करते हैं। वो भी AR है। या सोचिए, आप किसी म्यूजियम में हैं और आपने फोन एक पेंटिंग पर पॉइंट किया और स्क्रीन पर उस पेंटिंग की सारी जानकारी आ गई। वाह! या कोई इंजीनियर किसी मशीन को देख रहा है और उसे स्क्रीन पर मशीन के अंदर के पार्ट्स दिखने लगे। तो AR हमारी असली दुनिया को जानकारी से और बेहतर और रिच बनाता है, उसे ऑगमेंट करता है। समझ गई। तो VR मतलब पूरी नई दुनिया और AR मतलब हमारी दुनिया पर एक डिजिटल परख। अब एक और बड़ा भारी सा शब्द आता है, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये क्या है? क्या ये बस एक बहुत ही तेज कंप्यूटर है? तेज कहना शायद इसकी काबिलियत को कम आंकना होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो हमारे आज के कंप्यूटरों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अच्छा। हाँ, देखिए, जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। बिट या तो 0 होता है या 1, एक बार में एक ही। हाँ, बाइनरी। बिल्कुल। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यूबिट्स, ये क्या चीज है? क्यूबिट्स क्वांटम फिजिक्स के कुछ बहुत अजीब नियमों का फायदा उठाते हैं। जैसे एक क्यूबिट एक ही समय में दोनों 0 और 1 दोनों हो सकता है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। एक ही टाइम पे दोनों? कैसे? यही तो क्वांटम का जादू है। और क्यूबिट्स आपस में एक अजीब तरह से जुड़े हो सकते हैं, जिसे एंटेंगलमेंट कहते हैं। मतलब एक को छेड़ो तो दूसरा बदल जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। बाप रे! इन प्रॉपर्टीज की वजह से क्वांटम कंप्यूटर कुछ खास तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सक्षम हो सकते हैं, जो आज के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटरों के लिए भी नामुमकिन है। मतलब उन्हें सॉल्व करने में अरबों साल लग जाएंगे। अरे, कैसी प्रॉब्लम्स? जैसे बहुत मुश्किल एन्क्रिप्शन को तोड़ना, जिससे आज की पूरी इंटरनेट सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। या फिर नई दवाएं, नए मटेरियल्स को एटॉमिक लेवल पर डिजाइन करना, बहुत कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम्स की मॉडलिंग करना, या AI को शायद और भी ज्यादा पावरफुल बनाना। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है। इन्हें बनाना और चलाना बहुत मुश्किल है। ये आम इस्तेमाल के लिए नहीं है अभी। ये बड़ी साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल चुनौतियों के लिए है। भविष्य की एक झलक जैसी लगती है ये तो, अविश्वसनीय। अच्छा, आखिर में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या ये दोनों एक ही चीज है? जुड़े हुए तो हैं, पर बिल्कुल एक नहीं है। रोबोटिक्स का लेना देना है फिजिकल रोबोट बनाने से। मतलब ऐसी मशीनें जो चल फिर सकें, चीजों को उठा सकें, या इंसानों जैसे दिखने वाले या न दिखने वाले काम कर सकें। जैसे फैक्ट्री में कार बनाने वाले वो हाथ जैसे रोबोट? हाँ, बिल्कुल।
वो रोबोटिक आर्म्स या सर्जरी में मदद करने वाले रोबोट या वो रोवर जो मंगल पर घूम रहे हैं, ये सब रोबोटिक्स का हिस्सा है। और ऑटोमेशन वो क्या है फिर? ऑटोमेशन एक ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है किसी भी काम या प्रोसेस को टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आप चलने लायक बनाना, ताकि इंसान का दखल कम से कम हो। अच्छा। इसमें रोबोट शामिल हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है। जैसे आपके ईमेल में जो स्पैम फिल्टर है, वो ऑटोमेशन है। हाँ। या ऑनलाइन बिल पेमेंट का अपने आप हो जाना, वो भी ऑटोमेशन है। Amazon के गोदाम में जो रोबोट सामान इधर-उधर करते हैं, वो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन दोनों का उदाहरण है। तो मतलब रोबोट एक तरह का ऑटोमेशन कर सकता है, पर हर ऑटोमेशन में रोबोट का होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही समझा आपने। ऑटोमेशन का लक्ष्य है काम को ज्यादा एफिशिएंट बनाना, लागत कम करना, और जो बोरिंग या खतरनाक काम है उनसे इंसानों को फ्री करना। रोबोटिक्स इसे फिजिकल दुनिया में करने का एक तरीका है, और एआई के साथ मिलकर रोबोट्स और ऑटोमेशन दोनों ही और ज्यादा स्मार्ट और केपेबल होते जा रहे हैं। तो ये थी इन कुछ अहम उभरती हुई टेक्नोलॉजीज की दुनिया की एक झलक। एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, वीआर-एआर, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स ऑटोमेशन। बाप रे, काफी कुछ है समझने को। हाँ बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात ये समझना है कि ये सब अकेले काम नहीं करते। ये सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, एआई को सीखने के लिए क्या चाहिए? डेटा, बहुत सारा डेटा, यानी बिग डेटा। वो डेटा अक्सर कहाँ से आता है? आईओटी डिवाइसेस से। अब इस डेटा को स्टोर करना है, प्रोसेस करना है, उसके लिए क्या चाहिए? क्लाउड। सही है। हो सकता है इनके बीच जो लेन देन हो रहा है उसे सिक्योर करने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो। रोबोट को स्मार्ट कौन बनाता है? एआई। और वो कनेक्टेड कैसे रहते हैं? आईओटी से। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो लगातार बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। तो ये सब जानने का मतलब सिर्फ टेक्निकल बातें जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये हमारी दुनिया को, हमारे जीने के तरीके को कैसे बदल रही हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ टूल्स नहीं है। ये हमारे समाज को, हमारी इकोनॉमी को, हमारी नौकरियों को, यहाँ तक कि हमारे आपसी रिश्तों को भी नए सिरे से गढ़ रहे हैं। इन बदलावों को समझना ही हमें आने वाले कल के लिए तैयार करेगा। और जाते जाते एक सवाल मैं सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। जरा सोचिए, जब ये सारी टेक्नोलॉजीज, एआई, आईओटी, क्लाउड, ब्लॉकचेन और शायद आगे चल के क्वांटम भी, जब ये और गहराई से इंटीग्रेट हो जाएंगी, मतलब पूरी तरह घुल मिल जाएंगी, तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कौन सा ऐसा पहलू है जिसके बारे में शायद हमने आज ज्यादा बात नहीं की, पर जो सबसे ज्यादा ड्रामेटिकली बदल सकता है? क्या पता हमारी पढ़ाई का तरीका, या हेल्थ केयर का पूरा एक्सपीरियंस, या फिर एंटरटेनमेंट की परिभाषा ही बदल जाए। सोचने के लिए बहुत कुछ है। वाह, ये तो वाकई सोचने वाला पॉइंट है। भविष्य कैसा दिखेगा जब ये सब एक साथ काम करेंगे? उम्मीद है आज के इस चर्चा से इन टेक्नोलॉजीज की जो थोड़ी मुश्किल सी दुनिया है, वो थोड़ी आसान और दिलचस्प लगी होगी सुनने वालों को।